नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के पहले मोदी सरकार कई तरह के आंदोलनों में घिरती नजर आ रही है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार के एक और फैसले ने देश के बढ़ते पहियों को रोक दिया है। हिट एंड रन मामलों के लिए बने नए कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले 48 घंटों से दवाइयां, फल, सब्जियां, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई रुकी हुई है। एक और मनमाने कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन से देश के पहिए तो थम ही गए हैं और ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार की गाड़ी पर भी इससे ब्रेक लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस अब किसी भी हाल में मोदी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर राहुल गांधी ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उसकी भाषा से समझ आता है कि इस बार कांग्रेस कितना करारा वार बीजेपी पर करने वाली है। राहुल गांधी ने लिखा है, ये देखिए, कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमित, यहां और भी लिख रहे हैं आगे, कि सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही, हालांकि जीवन होना चाहिए, उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। आप गौर फरमाइए दोस्तों कि इस पोस्ट में राहुल गांधी ने निलंबित सांसदों का मुद्दा और मनमाने कानून बनाने की आदत पर प्रहार किया ही है। इसके साथ साथ शायद पहली बार शहंशाह शब्द का इस्तेमाल भी राहुल गांधी ने किया है। आखिर में राहुल गांधी ने फरमान और न्याय के बीच का फर्क लिखा है, जिसमें दोनों इन्वर्टेड कॉमा में है। शहंशाह का फरमान और न्याय दोनों को आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा में इसमें है। यहां राहुल गांधी का इशारा अगले 12 दिनों में शुरू होने वाली न्याय यात्रा की तरफ भी है, जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकलने वाली है। और यह भी एक तरह का आंदोलन ही है, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कांग्रेस उठाएगी। मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करने का मतलब ही है कि कांग्रेस इन चुनावों में बीजेपी को मजबूती से घेरना चाहती है और इधर इंडिया के दल ईवीएम को लेकर भी अब आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंडिया के दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर ईवीएम और वीवीपैट पर स्पष्टीकरण के लिए मिलने के लिए समय मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जो खत लिखा है, उस खत में अनुरोध किया है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की एक टीम को वीवीपैट पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए उनसे और उनके सहयोगियों से मिलने का अवसर प्रदान किया जाए। हालांकि चुनाव आयोग अब तक ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करता रहा है, लेकिन इंडिया के दल उस पर दबाव बना रहे हैं और इसी तरह ट्रक ड्राइवर्स के आंदोलन का दबाव भी अब सरकार पर पड़ रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो संगठन है, इसके मुताबिक चालकों की हड़ताल का बड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है और अभी इनका कहना यह भी है कि यह हड़ताल, जो हमारा एसोसिएशन है उसने अभी तक नहीं इसकी घोषणा नहीं की है। अभी सिर्फ चालक जो हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। जब हमारा एसोसिएशन इस हड़ताल की घोषणा करेगा तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो जाएगी, भयानक हो जाएगी। इसके बाद गृह मंत्रालय संगठन से संपर्क में है और कहा जा रहा है कि जिस तरह कृषि कानून पर सरकार किसानों के आगे झुकी थी, वैसा ही इस बार भी होगा। फर्क यही है कि इस बार सरकार जल्दी झुक जाएगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। बीजेपी समझ रही है कि अगर ट्रक ड्राइवरों की नाराजगी बढ़ी तो इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है
आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने ट्रक में सवारी की थी और ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं को सुना भी था, और इसके बाद अमेरिका में जब वो गए थे वहां भी राहुल गांधी ट्रक की सवारी करके वहां के ट्रक ड्राइवर्स से मिलकर कि वहां और यहां के ट्रकों में क्या फर्क है और उनके वहां के ड्राइवरों को कितना पैसा मिलता है, यहां क्या मिलता है, ये सब कुछ उन्होंने समझने की कोशिश की थी। तब भी राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर्स की तकलीफों और संघर्षों का जिक्र भी किया था। यानी राहुल गांधी किसी दूरदर्शी नेता की तरह पहले ही समस्या को समझ लेते हैं और मोदी सरकार सत्ता में होकर भी ऐसे फैसले ले रही है जिससे जनता की तकलीफें बढ़ रही हैं। आइए पहले सुनते हैं ट्रक ड्राइवर्स से जब राहुल गांधी पिछले साल मई में मिले थे तो क्या कुछ उनकी बातचीत हुई थी, जरा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सुनिए जरा। तो एक महीने में कितना चलाते हो, कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन चलाते हो? ऑफ नहीं मिलता हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। और पैसा कितना मिलता है आपको? ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 दे रहे, 10,000 में बच्चे पल जाएंगे। इस दुनिया में 10,000 में बच्चे पालना। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स। रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सारी डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो 20 साल की ड्राइवर की लाइसेंस है। 60 वाले भी चला रहे? हाँ जी, 70 वाले भी चला रहे, काफी ऐसे और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल सकता है। वो नहीं। हाँ? चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट क्यों ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। हम टैक्स भरते, सब कुछ भरते, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं। बार को डबल टैक्स हो गया जी, मुझे रोड टैक्स हो गया जी, टोकन टैक्स हो गया जी, सारे टैक्स बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया परमिट का टैक्स हो गया जी। मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी आज से लगभग 9 महीने पहले ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और आज ट्रक ड्राइवर्स क्या कुछ कह रहे हैं। आइए जरा एक दो ट्रक ड्राइवरों की बात भी आपको सुनवाता हूं। आज जब ट्रक ड्राइवर देश में बने एक कानून के खिलाफ आंदोलनरत हैं, वो कानून क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आंदोलनरत हैं तो ट्रक ड्राइवर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी बानगी सुनिए जरा। हेलो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है एलपीडी टाटा 407। ये सरकार ने नया नियम बनाया, एक कानून, 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ। ये गाड़ी है मेरी, ये मंडी में चलती है, ऑल एमपी चलती है ये गाड़ी। 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा। अब ये मेरा शरीर देखो, 2 मुक्के की जान नहीं है मुझ में, मैं कहां से पिटूंगा पब्लिक से। इसलिए ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो बना के ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये चाबी है, मैं आप सेठ जी के पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, धो दी है मैंने, अभी धो के लाया इसको बढ़िया, इससे मेरा घर परिवार चलता पूरा। ये इसकी बदौलत है आज मैं जो कुछ भी हूँ, मगर सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं मजदूरी कर लूंगा, मैं ठेला लगा लूंगा नाश्ते का, मगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये चाबी देने जा रहा हूँ। ऑयल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी ड्राइवर। आइए एक और ड्राइवर की ऐसी ही बानगी सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और ये कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस देश में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और एक और ड्राइवर तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले आखिर ये कानून क्या है, इस कानून को जब पेश कर रहे थे देश के गृह मंत्री संसद के अंदर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले उसको सुन लेते हैं। इस कानून को लेकर आखिर सरकार क्या कुछ चाहती है। ये कानून आज की तारीख में ट्रक ड्राइवरों के हिसाब से काला कानून कैसे बन गया है, सुन लेते हैं पहले अमित शाह क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस
मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। तो मामला ये हिट एंड रन का है दोस्तों। 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी है इसमें। और यहीं से ये आंदोलन की शुरुआत होती है, ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन की शुरुआत होती है। और एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार अभी अगले 2-3 दिनों में, जबकि ये पहली तारीख कल थी और आज 2 है और कल 3 दिन में अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरे देश में चक्का जाम कर दिया जाएगा। तब क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। एक और ट्रक ड्राइवर हैं, उनकी बानगी भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की बात भी सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके बाद किसान क्या कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए एक और बानगी, सुनिए। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो और सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे। और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है गाड़ियां खड़ी। और जय सिया राम, जय हो भगवान। तो इस कानून के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में हमारे पास वीडियोस जो हैं वो उपलब्ध हैं, भेजे जा रहे हैं लगातार, ताकि हम डीबी लाइव के जरिए इन ड्राइवरों की आवाज बन पाएं और ड्राइवर्स क्या कुछ कर रहे हैं, देश का ये कानून कैसे काला कानून ड्राइवरों के हिसाब से है, वो सब आज इस चर्चा में हम तो बात उसकी रखेंगे ही, करेंगे ही। लेकिन उसके अलावा जो हम लिख रहे हैं कि अब आंदोलनों से कैसे बचेगी बीजेपी, क्योंकि इसके अलावा अब आंदोलन जो है वो न सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का बल्कि ईवीएम को लेकर भी एक आंदोलन खड़ा होने की कगार पर है। और एक आंदोलन किसानों का भी अब शुरू होने वाला है जो 13 फरवरी से इस देश में जिसकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने इस ट्रक एसोसिएशन के, ट्रक ड्राइवरों के, एसोसिएशन नहीं ड्राइवरों के आंदोलन पर क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं, सुनिए। धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो हड़ताल चली हुई है, जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है। क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आएगी? उनकी साजिश है। यह साजिश उनकी है जो बीमा कंपनी है, उनकी साजिश के तहत ये हो रहा। क्या ये जो काला कानून आया इसमें वे ड्राइवर जो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रक गाड़ियां या ट्रक कौन चलाता है? वे गरीब आदमी जो अनपढ़ होते हैं, जो कोई काम उनको नहीं मिल पाता, तो वे गाड़ी चलाने का काम कर लेते हैं। बहुत भयंकर परिस्थितियों में, चाहे वो बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, अपना घर बार छोड़ के वे रोजी रोटी की तलाश में उन ट्रकों पर उस पर काम करते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर कोई इंटेंशन, कोई एक्सीडेंट करा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो जांच का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये जिस तरह का कानून आया। तो सुन रहे थे आप राकेश टिकैत, किसान नेता। 13 महीने तक किसानों ने देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और उसके बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को एक दिन सुबह सुबह आना पड़ा टेलीविजन पे और कहना पड़ा कि तीनों कानून को हम वापस ले रहे हैं क्योंकि हम किसानों को समझा नहीं पाए। लेकिन अब किसान उन्हीं तीनों कानूनों को लेकर और उस समय जो बातें हुई थी उन बातों को लेकर भी अब फरवरी महीने से किसान कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन आज जो राकेश टिकैत आप बात सुन रहे थे, ये कह रहे हैं ड्राइवरों के हड़ताल की और उनको समर्थन दे रही है किसानों की टोली। तो मोदी सरकार के शासन में देश में नए आंदोलन खड़े हो रहे हैं और अब देखना होगा कि चुनाव से पहले इन आंदोलनों से कैसे बचेगी आखिर सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ पैरेलली 5 तारीख को ईवीएम को लेकर भी घेराव करने जा रहा है एक बड़ा संगठन जो सीधे इलेक्शन कमीशन का घेराव करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है, देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। तो कई सारे आंदोलन आपके सामने होंगे। कांग्रेस पार्टी भी बहुत ही मजबूती के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखकर फिर से इलेक्शन कमीशन से समय मांगा है, लेकिन आप अगर 6 महीने से, पिछले 5-6 महीने से समय नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप एक आंदोलन को ही बुला रहे हैं अपने दरवाजे पे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या आंदोलनों से बच पाएगी मोदी सरकार। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल सिन्हा साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आंदोलन एक नहीं कई सारे एक साथ, और ये सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं गर्मी, और कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होगी अभी मोदी सरकार को, क्योंकि ड्राइवरों की हड़ताल छोटी मोटी बात नहीं हो सकती अगर एसोसिएशन कूद पड़े। अभी 10 राज्यों की बात है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल इस आंदोलन को ख़त्म करवाओ। और चाहे चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि जो बाइकर्स हैं, बाइक चलाने वाले हैं, उनको 2 लीटर, और जो कार चलाने वाले हैं उनको 5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल या डीजल हम नहीं देंगे। यानी कि किल्लत शुरू हो गई है। अभी सिर्फ 10 राज्य, और ये अगर देश भर में फैल जाए ये आंदोलन तो बहुत बुरी हालत में देश को हम लोग देखेंगे। और खासकर ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, डीजल है, पेट्रोल है, CNG है, तमाम ऐसी वस्तुएं, दवाइयाँ हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और क्या एक बार जो मोदी सरकार एक बड़े आंदोलन को झेल चुकी है, उसके बाद इस आंदोलन के लिए और आने वाले समय में ऐसे अन्य दूसरे आंदोलन के लिए, चाहे EVM का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, कितना तैयार दिखती है? या सिर्फ राम नाम के नाम पर, राम जय श्री राम के नाम पर सब कुछ चलता रहेगा ऐसे ही? प्रशांत जी देखिए, ड्राइवरों ने तो जय सिया राम कह दिया मोदी सरकार को। और जिस ड्राइवर साहब का वीडियो दिखा रहे थे, उन्होंने ट्रक से उतरते वक्त कहा कि अब जय सिया राम, लोकसभा के इलेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। तो देखिए, ट्रक ड्राइवर सड़क के बाहर अभी गए हैं, लेकिन जब पूरा देश घरों में था कोरोना के समय, राजीव जी, उस वक्त ये ट्रक ड्राइवर सब्जियां, फल, दवाइयां, डीजल, पेट्रोल, इसको लेकर सड़कों पर थे। और राहुल गांधी ने इस पे चढ़ के ट्रक की यात्रा की चंडीगढ़ तक, शायद दिल्ली से, और ट्रक ड्राइवरों की बातें जो है वो देश के सामने रखी। जी देखिए, मोदी सरकार की, जैसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, आदत बन गई है। वो शहंशाह लिखा है उन्होंने, बिल्कुल तानाशाही रवैया, यानी किसान से बात करेंगे तो किसान का कानून अगर आएगा, कृषि कानून, तो किसान से बात किए बगैर आएगा। छात्रों के लिए कुछ होगा तो छात्रों से बात किए बगैर आएगा। पेंशन योजना पे कुछ बात होगी, पेंशन स्कीम बंद की जाएगी, तो उसके जो लाभार्थी लोग हैं या स्टेक होल्डर है, उनसे बात किए बगैर आएगा। और ये पूरी एक आदत बन चुकी है तानाशाही, यानी कुछ कॉरपोरेट जगह, कुछ थिंक टैंक उनके कानून बनाते हैं। जहाँ कृषि कानून बने थे, कृषि कानून के बारे में भी आ गया था कि कहाँ बने थे कानून, एक थिंक टैंक के जरिए वो कानून बने थे अमेरिका में, और वो यहाँ आ गए थे। अब यही हाल उन्होंने ट्रक ड्राइवरों का किया है। देखिए, रोड सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आप उसका सारा ठीकरा जो है वो ट्रक ड्राइवरों पे फोड़ दें। रोड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए दूसरे इंतजाम करें। और जैसा ट्रक ड्राइवर कह रहे थे, हम लोग रोज देखते हैं इस बात को, एक लिंच मॉब तैयार हो गया इस देश में। अगर कोई ट्रक वाला नहीं रुकेगा, मान लीजिए कि उसकी गलती नहीं भी है और एक्सीडेंट हो गया, और वो ट्रक ड्राइवर अगर रुक गया, तो पब्लिक उसको मार देगी, लिंच मॉब है जी। तो उसको कौन रोकेगा?
तो वो लिंच मॉब से अगर बचने के लिए भाग रहा है तो वो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का इंतजाम अपने लिए कर रहा है। जी। ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि ट्रक ड्राइवरों का कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई उनकी सेफ्टी का वो नहीं है। अभी तक देखिए पहली बार ये हुआ कि एसी केबिन तक नहीं थे, अब एसी केबिन बनने की बात हो रही है। हजारों हजारों किलोमीटर ये लोग चलते हैं, दिन रात चलते हैं, बड़ी मुश्किल काम है ट्रक ड्राइवरों का। और उसके अलावा देखिए राजीव जी, केवल ट्रकों का मामला नहीं है। किसान, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एमएसपी का कानून आया नहीं, गारंटी शब्द हम लोगों को बहुत सुनाई दे रहा है। तो वो तमाम जो गारंटियां हैं, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं गारंटी के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है जी। जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए हैं। हसदेव का आंदोलन चल रहा है, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको समर्थन दे दिया है। कास्ट सेंसस को लेकर आंदोलन चल रहा है। उसके बाद आप देखिए आशा वर्कर्स का आंदोलन चल रहा है, उनको रेगुलराइज करने का। छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं। बीएचयू में जिस लड़की के साथ गैंग रेप किया बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारियों ने, और जिनको 3 दिन में शिनाख्त जिनकी हो गई थी और उनको पकड़ने में महीना भर लग गया, उनके खिलाफ भी एक आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में जी। तो तमाम तरीके के आंदोलन चल रहे हैं। और ईवीएम, जैसा आपने कहा कि ईवीएम का भी एक जो है वो आंदोलन शुरू होगा 5 तारीख से, जो कि एक स्वरूप लेगा आगे आने वाले दिनों में। तो मोदी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा इन आंदोलनों को टैकल करना। और जो संकेत जो किसानों के खिलाफ किया था कि किसानों को खालिस्तानी बताया इस मीडिया ने, जो बीजेपी समर्थित मीडिया है, उसने किसानों को बताया कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है जी। आंदोलन चलाने के लिए। दुनिया भर की देशद्रोही हैं किसान, दुनिया भर की बातें किसानों को लेकर इस मीडिया ने कही। और यही काम अब ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी शुरू हो गया है जी। ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं ट्रक वाले। अब बताइए, तो ये सब शुरू हो गया है। और ये बीजेपी का जो समर्थित मीडिया है, ये गुमराह बीजेपी को कर रहा है या मोदी सरकार को, और वो जमीनी सच्चाई से दूर हटे हुए हैं। क्योंकि देखिए ट्रक वालों की पहुंच बहुत दूर तक होती है, और निश्चित तौर पर ये 3-4 दिन में देखिएगा कि बाजारों में हाहाकार मच जाएगा जब ये सामान की सप्लाई, अभी तक तो इन्वेंट्री होगी लेकिन धीमे धीमे उसका असर पड़ेगा। और सरकार को मुझे लगता है कि इनसे बात, अपनी तमाम हेकड़ी को किनारे कर रख के बात करनी चाहिए जी। क्योंकि ये पार्टी की बैकबोन है ट्रकर्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल बैकबोन है, बिल्कुल बैकबोन है ट्रकर्स। और अगर ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पे चले जाएं और ऐसे दूसरे भी ड्राइवर्स चले जाएं, हिट एंड रन का मामला सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है, बल्कि ये जितने भी चालक हैं, जो भी ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए है ये। और बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि 10 साल की सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना, छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ी बात। लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसे आंदोलन देश में खड़े हो जाएं, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन हो, चाहे वो ईवीएम को लेकर आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, ऐसे आंदोलन खड़े हो जाएं तो फिर आगे की सियासत किस दिशा में जाती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं इन्हीं सवालों के साथ, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है कि आंदोलनों को लेकर हम और आप कैसे देखते हैं, इसकी बजाय ये देखिए कि सरकार आंदोलनों को कैसे देखती है। देश के सत्ता के शिखर पर बैठे हुए सज्जन से लेकर उनके समर्थक, मुख्यधारा का मीडिया आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी कहकर एक तरह से गाली देते हैं। उनके लिए आंदोलन करना, सरकार से असहमत होना, सरकार से सवाल करना, अपने अधिकारों की बात करना देशद्रोह के समान है।
इसलिए प्रशांत जी ने जो कहा, मैंने आज सुबह लिखा या शायद कल लिखा था कि अब ये ट्रक ड्राइवर्स भी खालिस्तानी, कांगी, वामी, पाकिस्तानी, देशद्रोही कहलाएंगे और वो सिलसिला शुरू हो गया है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सिविल सोसाइटी, आंदोलन, ये सब सेफ्टी वाल्व के रूप में होते हैं और आंदोलन हमेशा से भारत में होते आए हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन आंदोलनों को सरकार के खिलाफ द्रोह या देश के खिलाफ विद्रोह कभी नहीं माना गया। जनता अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करती है। जनता का कोई भी वर्ग हो, एक से अधिक लोग, कोई भी समूह, वे आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इस सरकार के साथ विडंबना यह है कि उसे ऐसा लगता है और सत्ता के शिखर पर बैठे महापुरुष को ऐसा लगता है कि वो सर्वशक्तिमान तो है, सर्वज्ञ भी है। उन्हें सबके बारे में सब पता है, सबके सुख दुख पता है, वे सबका भला करने के लिए दिव्य ज्ञान रखते हैं। इसलिए कोई भी कानून बनाते समय संबंधित पक्ष से, संबंधित लोगों से, संबंधित समूह से बात करना भी जरूरी नहीं समझते। फिर एक दिन टीवी पर आकर कहते हैं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, हम समझा नहीं पाए कानून को। हो सकता है इन ड्राइवर्स को भी किसी दिन आकर कहें कि हम इन्हें नहीं समझा पाए। तो भाई, अगर आपके पास समझ का इतना बड़ा ठेका है तो थोड़ी देर के लिए उसे स्थगित रख के जिन लोगों के लिए आप कानून बना रहे हैं उनसे बात कर लें, ताकि आपको इस तरह से बैक ट्रैक न करना पड़े। अब सवाल यह है कि ये जो कानून है, मैं जहां तक समझ पाया हूं, एक मैं किसी पुलिस अधिकारी का बयान देख रहा था, उसका कहना है, और आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा, सभी विद्वान यहां बैठे हैं, ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स पर लागू नहीं है, दोपहिया वाहनों पर भी लागू हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। बाकायदा वर्दी में एक कोई 3 स्टार वाला पुलिस अधिकारी है, वो ये कह रहा है कि अगर आप स्कूटर मोटरसाइकिल से भी किसी को टक्कर मारते हैं और टक्कर मार के भाग जाते हैं तो हिट एंड रन में ही आएगा और ये सजा आप पर भी लागू होगी। बिल्कुल। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गिनती नहीं की जा सकती हो, चाहे वो दुपहिया हो, तिपहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे 22 पहिए के चक्के वाले बड़े बड़े ट्रक हो, ऐसी स्थितियों में सड़कें हमारे देश की धमनियां हैं और उन पर दौड़ते हुए ट्रक देश का रुधिर हैं, रक्त हैं। इनसे ही हमारा समाज पूरा जीवित रहता है। सारी आपूर्ति सड़कों और वाहनों के जरिए होती है और अगर वे सड़कों पर हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। अब सवाल जहां तक यह है कि यह सरकार कैसे निपटेगी, तो 2-3 तरीके जो किसान आंदोलन में हमने देखे थे, वही तरीके अभी अपनाए जाएंगे। पहले इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, नहीं, सबसे पहले उसकी उपेक्षा की जाएगी, फिर बदनाम किया जाएगा और अंत में घुटने टेक कर यह कानून वापस लेने की बात आ जाएगी। क्योंकि चुनाव सामने है। अगर चुनाव सामने नहीं होता, जैसे किसानों को 7 महीने बैठना पड़ा, हो सकता है इनकी भी कोई सुनवाई नहीं करता। दूसरे, इनके ठहर जाने से, इनके पहिए थम जाने से पूरे देश में जो आपूर्ति ठप होगी आने वाले 1-2 दिनों में। मध्य प्रदेश में यह हालत है कि रेलवे स्टेशनों पर हजारों लोग, अभी उज्जैन रेलवे स्टेशन का एक वीडियो आया है, आप देखिए, चूंकि बसें बंद हैं, ट्रक बंद है, मिनी बसें बंद हैं, लोगों के पास कोई साधन नहीं है, तो ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों पर अपार भीड़ उमड़ रही है। ये अराजकता बढ़ने वाली है। सामान्य जनजीवन की जो आपूर्ति की चीजें, जिसमें सब्जी, दूध से लेकर पेट्रोल, डीजल तक, जब इनकी आपूर्ति बिल्कुल ठप हो जाएगी अगले 3 दिनों में, तो किस तरह का हाहाकार मचेगा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि शहंशाह, तो सचमुच में हमारे देश ने एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुना, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री पूरी तरह तानाशाह बन चुका है। उनके तौर तरीके किसी घोषित तानाशाह जैसे ही हैं, बस फर्क इतना है कि वे लोकतंत्र का लबादा ओढ़े हुए हैं। कोई भी फैसला करते समय वे न विपक्ष से बात करना चाहते हैं, न जनता से बात करना चाहते हैं, मीडिया से तो बात करते ही नहीं है। 9 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 10 साल से। तो मुझे लगता है चुनाव की बेला में उनकी परेशानी है, बढ़ने वाली है। और जितने आंदोलनों का आपने जिक्र किया, ये सब मिलकर एक ऐसी परेशानी बीजेपी और मोदी सरकार के सामने खड़ी करने वाले हैं जो चुनाव तक उन्हें भारी पड़ सकती है। जी डॉक्टर राजीव। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जरा राहुल गांधी का जिक्र आप कर रहे थे, राहुल गांधी के उस ट्वीट को एक बार स्क्रीन पर ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट राहुल गांधी ने लिखा, शहंशाह का फरमान,
और जो लिख रहे हैं, बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्ठी में झोंकना उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को भी बढ़ावा दे सकता है। वसूली तंत्र, देखिए इन्वर्टेड में कुछ शब्द हैं और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। एक तो वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। राहुल गांधी जानते हैं कि सड़कों पे वसूली तंत्र क्या करते हैं और ये वसूली तंत्र है कौन। भ्रष्टाचार जिसकी बात होती है तो संगठित रूप से जो भ्रष्टाचार है उसमें इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। और तीसरी जो आखिरी बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं वो ये कि लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान, इन्वर्टेड कॉमा में है, शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। न्याय भी तो एक आंदोलन की तरह शुरू करने वाले हैं, न्याय यात्रा। राहुल गांधी एक यात्रा आंदोलन के रूप में राहुल गांधी ने शुरुआत की थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। और ये भी एक न्याय, शहंशाह के फरमान और न्याय तंत्र की बात या न्याय की बात कर रहे हैं। क्या उस न्याय को, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो बातें यहां रख रहे हैं कि लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फर्क भूल चुकी है। क्या कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं अनिल सिन्हा जी आप इसको? और आंदोलन, अब आंदोलनों से कैसे बचेगी बीजेपी, हम लिख रहे हैं क्योंकि न सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन बल्कि डॉक्टर राकेश पाठक जी यहां बिल्कुल सही कह रहे थे कि चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे तिपहिया हो, चाहे 4 पहिया या उससे ऊपर के वाहन, अगर हिट एंड रन का मामला है तो 10 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है। चलिए कानून बनना चाहिए और हिट एंड रन जो है वो अच्छी बात नहीं है कि आप किसी को मार के भाग जाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आपकी सड़कें कितनी सुरक्षित हैं, सड़क पे पैदल चलने वालों के लिए कितनी सुरक्षा दी गई है, कितनी जगह दी गई है, और सड़क पे साइकिल चलाने वाले या 2 पहिया चलाने वालों के लिए आपने कितनी जगह दे रखी है, सड़क पे जो भारी वाहन है उसको चलाने के लिए कितनी सुविधा प्रदान है। टैक्स तो आरटीओ बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन उसके अलावा हर जगह आप देखते हैं जितने भी हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वहां अब एक अलग तरह का आप हर कुछ कदम पे आप देखेंगे कि आपको टोल टैक्स देना होगा। तो बहुत कुछ है, पैसे आप बहुत ले रहे हैं, लेकिन उस आधार पर, उस अनुसार आप कितनी सुविधा दे रहे हैं। एक तो बात यह है, और ट्रक ड्राइवर्स और हिट एंड रन की बात। दूसरी बात जो आती है आंदोलनों की बात आती है, जिसमें वो ईवीएम का आंदोलन जो 5 तारीख से, जिसकी शुरुआत हम देख रहे हैं इसी महीने के 5 तारीख यानी कि आज से 3 दिन बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, उसका घेराव किया जाएगा और यहां से एक दूसरे आंदोलन की शुरुआत होती है जो इस लोकतंत्र के बचाने में बहुत कामयाब साबित हो सकता है यह आंदोलन। और तीसरी बात महत्वपूर्ण, जो किसानों का आंदोलन, इस देश ने देखा किसान आज भी नाराज हैं, निराश हैं, क्योंकि मामला अभी भी जिन बातों को उस समय लिखित रूप से कहा गया था वो मामला पूरा नहीं हो पाया, जिसमें जो किसान थे जिनके ऊपर उस समय केस दर्ज थे वो केस वापस नहीं लिए गए, एमएसपी की मांग थी वो नहीं हुए, और ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये तमाम मसलों को एक साथ अगर ज्वाइंटली देखा जाए तो कहीं ना कहीं घिरी हुई, फंसी हुई बीजेपी दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद भी क्या इस सब के ऊपर जय श्री राम है, भगवान वो मुद्दा बोल रहा हूं मैं। लेकिन कहूंगा क्या कि बीजेपी नहीं फंसी हुई है, लोकतंत्र फंसा हुआ है उनके चंगुल में। और ये जो पुलिस स्टेट है इसका लक्षण है। इसमें होता है पुलिस स्टेट जब बनता है तो लोगों को क्रिमिनलाइज किया जाता है। आप देखिए कि रोड पर कितनी डेमोक्रेसी है, कौन लोग मर रहा है सबसे ज्यादा, पैदल चलने वाला। जो आंकड़े आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मरने वाला जो है एक्सीडेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं ड्राइवर्स को। वो एक्सीडेंट को अगर ड्राइवर टारगेट करते तो वो देखते कि रोड का क्या हाल है। रोड में है कि सबसे ज्यादा जो मरने वालों की संख्या है वो है पैदल चलने वालों की, और उसके बाद साइकिल चलाने वालों की, उसके बाद मोटर बाइक की। अब आप इससे समझ सकते हैं कि रोड की जो स्थिति है
वो किसके लिए रोड इन्होंने बनाया है उसी से पता चलता है। साइकिल और ये साइकिल छोड़ दीजिए आप, जो पैदल यात्री और जो ट्रक चलाने वाला या जो मोटर, जिसको आप बड़ा बातें कहेंगे मोटर व्हीकल्स, वो चलाने वाले के बीच में क्या बैर हो सकता है? और क्या रोड पर आप, जबकि जानते हैं जब आप जाएंगे दिल्ली में आपको जगह जगह लोग मतलब बोलते हुए सुनेगा ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कि पैदल यात्रियों का पहला अधिकार है, रोड पर पहला अधिकार पैदल यात्रियों का है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। वो करते क्या, एक भी जो भी फुटपाथ है सारे फुटपाथ उन्होंने खत्म कर दिए हैं। कोई पैदल यात्रियों के लिए लेंस नहीं है, साइकिल चलाने वालों के लिए। ये जो हाईवेज बने हैं किसके लिए बने हैं? आप देखिए, मैं दूसरी ओर इशारा कर बताना चाहता हूं कि ये अगर समग्रता में देखनी चाहिए, ये हिट एंड रन वाला ऐसा ही है जैसा नोटबंदी, ये जो कानून लाया है वैसा ही नोटबंदी जैसा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म करना है। ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है इंडिया में, वो 5% से ज्यादा जीडीपी वो उसका हिस्सा जो है, मतलब करीब 5.5 से, ये मैं 2007 के आंकड़े बता रहा हूं, अब तो और उसका बढ़ा होगा हिस्सा। वो इतने बड़े इंडस्ट्री में इसमें इससे निकालने का पैसा ये कौन ले जा रहा है? इसका फायदा ले जा रहा है जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं और जो उससे जुड़े हुए ये तंत्र। तो ये पूरा तंत्र बन रहा है। अब रोड बनाकर इसको हवाले करना है इसके कॉर्पोरेट के, अडानी और अंबानी, क्योंकि अभी सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हिंदुस्तान में डिलीवरी, मतलब ये जो माल ढोने वाला और यात्रियों को धोने वाला, वो वही सेक्टर है। तो कुछ तो वो उन्होंने जो उबर और ये सब जो है का करके दे ही दिया है। उन लोगों की जो ड्राइवरों की हालत, आप उनसे जाके बात करिए तो आपको पता चलेगा कि उनको कितने घंटे काम करना पड़ता है और उनको क्या हासिल होता है। मतलब उनका पैसा ले जाते हैं वो, उसको कोई रेगुलेशन इन्होंने नहीं बनाया। हिट एंड रन का ये केस करके लोगों को क्रिमिनलाइज करना, जैसे टेररिज्म का नाम लेकर के नोटबंदी कर दिया, कितना टेररिज्म खत्म हुआ, कितना ब्लैक मनी गया। वैसा ही है हिट रन वाला। हिट एंड रन केस से एक्सीडेंट्स पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट का कारण हिट एंड रन नहीं है। एक्सीडेंट का कारण जो जिस तरह का आप रोड बनाए हैं, और दूसरा है कि रोड पर डेमोक्रेसी का सवाल है कि आपका एक ऐसा कंट्री है जहां पैदल यात्री, साइकिल यात्री और मोटर वाले सब एक साथ चलते हैं। उनके लिए आप किस तरह लेन की व्यवस्था करते हैं, फुटपाथ की कैसी व्यवस्था है, ये सारा कुछ है। तो ये है, वही है नोटबंदी का एक अगला इसको मानना चाहिए, ये मेरा कहना है। दूसरा, आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात जो जोड़ा आपने, देखिए आप, रोड कहा गया कि ट्रांसपोर्ट मतलब ड्राइवर्स को उन्होंने टारगेट किया। अब वो किसान आ रहे हैं, मतलब जो किसानों का, मैं तो कहता हूं कि मीडिया को जिस तरह से उसको लेना चाहिए था सीरियसली, खबरें आई लेकिन नहीं आया किसान आंदोलन के बारे में कभी कहीं किसी दुनिया में। मैं तो कह रहा हूं कि जो कंट्री डिक्टेटरशिप वाली भी कंट्री है, वहां कील खड़ी करते हुए आपने कोई सोचा है कि रोड पर लोग ना आए इसके लिए कीले गाड़ दें? ये डेमोक्रेसी तो छोड़ दीजिए, डिक्टेटरशिप में संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने ये किया, मतलब किसान आंदोलन। जब मेरा मानना है कि अगर कल को इतिहास लिखा जाएगा भारत, मतलब ये का स्वतंत्र भारत का, तो इसकी तुलना चंपारण के सत्याग्रह से भी ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी और इस तरह से उसका समर्थन भी हर सेक्टर के लोगों ने किया, लेकिन कुछ नहीं इसमें हुआ। इसमें भी आप यही देख रहे हैं। इसमें मुझको लग रहा है कि राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम जो कॉमन मैन है, कॉमन ड्राइवर्स है, उनकी बात समझ भी रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। और ये जो ईवीएम का मामला है, ये दोनों मामला अगर जोड़ दीजिए तो ये अगर चलाना है पुलिस स्टेट, तो ये ईवीएम, इसी तरह का ईवीएम और चुनाव आयोग, सिर्फ ईवीएम नहीं, उसके साथ ये पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, कॉर्पोरेट का पैसा सब मिल करके चुनाव को हैक कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये मत लिए जो लोग वोट नहीं देने वाले हैं, वो पन्ना प्रमुख क्या कर रहा है, वो लिस्ट बनाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनका लिस्ट बना के उनका नाम कटवाने का काम करता है। रामपुर के बेस्ट है, समाजवादी पार्टी ने जितना करना चाहिए था किया नहीं,
लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, जिनके नाम थे उनको भी वो किसी तरीके से रोक लिया। तो ये है, वो सब मुले जुले हैं, लेकिन लोग रोड पर आ रहे हैं, ये एक समझिए कि उम्मीद की बात है। इसको हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। और अभी 4-5 दिन में पता चल जाएगा कि ये जो ड्राइवर्स की ट्रांसपोर्ट जो स्ट्राइक है उसका कितना प्रॉब्लम लोगों को होगा, जब लोगों को सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलने वाला है, और सब तरह के मतलब लोगों का जीवन पैरालाइज हो सकता है। लेकिन इसका असर नहीं है, इसको इसी तरह से लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अनिल सिन्हा जी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम लोग सड़कों पे हैं तो सड़क पे आना जरूरी है। और सड़क पे यहाँ कोई उत्तेजना पैदा करने के लिए सड़क पे आने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम अपने हकों के लिए तो आप सड़क पे निकलिए। आप लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में आपको विरोध करने का, विरोध के लिए आवाज उठाने का यहाँ हक है, इसलिए भी आपको सड़क पे आना चाहिए। और आपको लगता है कि ये कानून गलत है तो उस कानून के खिलाफ आपको सड़क पे आना चाहिए। अभी से 2 साल पहले किसानों ने अपने हक के लिए, और जो 3 कानून आए थे जिसको काला कानून कहते थे किसान, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ किसान 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे और फाइनली मोदी सरकार को घुटने टेकना पड़ा, मोदी जी को आना पड़ा टेलीविजन पे और आकर कहना पड़ा सुबह सुबह कि शायद मेरे में ही कोई गलती थी कि हम ही नहीं समझा पाए अपने किसान भाइयों को। चुनाव का वक्त था और वो वक्त खासकर 5 राज्यों के चुनाव में से उत्तर प्रदेश और पंजाब तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, किसानों के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी। तो इसलिए उस समय घुटने टेकने पड़े। और अभी से मात्र 3 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हैं उसी समय, और ऐसे में क्या ऐसे आंदोलनों को झेल पाएगी बीजेपी, एक बड़ा सवाल है। और आंदोलनों इसलिए कह रहा हूं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि ये तो ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन है, बल्कि इसके साथ साथ आप इस देश में देखने वाले हैं जल्दी ही ईवीएम को लेकर आंदोलन, आप इसी देश में देखने वाले हैं किसानों का आंदोलन। तो ऐसे सारे आंदोलनों को लेकर अगर मजदूर संगठन और बाकी लोग जो हैं वो इसका अगर समर्थन करते हैं, कुछ दिनों में आप रेलवे आंदोलन भी देखेंगे, रेल कर्मचारियों का आंदोलन भी उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो ऐसे आंदोलनों से में अगर जकड़ जाए बीजेपी तो फिर लोकसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। सियासत की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा धनंजय कुमार जी, आपका पहले स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। महाराष्ट्र में है, वहां भी आंदोलन है क्या ट्रक ड्राइवरों का? क्योंकि 10 राज्य हैं अभी और जिसमें शायद मुझे जहां तक ध्यान है कि महाराष्ट्र भी है, लेकिन मामला सिर्फ ट्रक ड्राइवरों का नहीं बल्कि एक आंदोलन, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और उस आंदोलन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कानून बनाते हैं तो उस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों से चर्चा क्यों नहीं करते हैं, या उस कानून पर चर्चा के लिए विपक्ष को आप वहां, विपक्ष के जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि वहां हैं सांसद के रूप में, उनको आप बाहर कर देते हैं। सदन के बाहर लगभग 150, अगर पूरे काउंटिंग में बताया जाए तो 146 सांसदों को आपने बाहर कर दिया और इतने सारे कानून आपने पास करवा लिए, और उसी का विरोध तो हो रहा है। जब ऐसे विरोध होंगे तो फिर आने वाले समय में हो सकता है, जैसे एक ट्रक ड्राइवर ने, एक नहीं बल्कि 2 की हमने बानगी आपको सुनाई, कहेंगे कि ठीक है, पहले हम आपको मानते थे, हम पहले आपको वोट देते थे, इस बार नहीं देंगे वोट। फिर क्या होगा धनंजय जी? फिर क्या होगा? फिर वो है ना, एक कविता हमने पढ़ी है, फिर क्या होगा उसके बाद, फिर क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, आंसू उसके बाद लगता है। सबसे आखिर में जो है ना आंसू है उस कविता में, अगर आप याद हो, फिर क्या होगा उसके बाद आखिर में आंसू। तो उसमें बच्चे ने, माँ ने कह दिया माँ मर जाएगी, उसके बाद बच्चा जो है आंसू आ जाता है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। तो मैंने कहा कि आपने जो कहा फिर क्या होगा उसके बाद, तो एक कविता पढ़ी थी हम लोगों ने स्कूल की किताब में। मैंने भी पढ़ी थी। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। हाँ, तो उसकी आखिरी पंक्ति है कि माँ मर जाएगी उसके बाद। जी, तो माँ मर जाएगी उसके बाद, तो फिर बच्चा रोने लगा। तो इनके पास रुदन ही बचा है, सब कर दिया इन्होंने, सारे घाट के पानी पी लिए, अब रोना एक बाकी है। क्योंकि 80 साल रोने के बाद यहाँ पहुंचे थे जहां ठहाका लगाना था या मुस्कुराना था या अट्टहास करने लगे। इनको लगा कि इनके जो है, इनकी ही बपौती है ये देश, धरती ही इनकी बपौती, राम इनके हैं,
ये जमीन उनकी है, सब उनका है। बाकी जो इनके खिलाफ बोलेगा सबको मार के बाहर कर देंगे। लेकिन अब जब सारे आंदोलन पे आ गए हैं, जब सारे किसान हो, मजदूर हो, ट्रक ड्राइवर तो एसोसिएशन है, लेकिन आपको पता है कार वालों का एसोसिएशन नहीं है, मोटरसाइकिल वाले का एसोसिएशन नहीं है, वो भी है जी। तो असल सवाल ये है कि आप जो कानून बना रहे हो, आप कहां से आए हो? चांद पर से आए हो या इसी हिंदुस्तान में रहते हो? अमित शाह जी ने पिछले 15 साल में सड़क पे चले हैं कि नहीं चले हैं वो? या हमें लगता है नहीं चले हैं, चूंकि काफी साल से सरकार में है। यहाँ गृह मंत्री है, वहां भी मंत्री थे, गृह मंत्री थे गुजरात में, तो वो जब गाड़ी से चलते हैं तो सड़क तो साफ रहती है, उनको पता लगता है कि इतनी साफ सड़क में कैसे कोई हिट एंड रन हो जाता है, तो इसका मतलब ड्राइवर बदमाश है। अरे सड़क पे चलो यार, पैदल चल के देखो। पैदल चलना मुश्किल है राजीव भाई, मुंबई जैसे शहर में कहीं फुटपाथ नहीं है, सारे फुटपाथ पे हॉकर से कब्जा है, मोटरसाइकिल का कब्जा है, गाड़ियों का कब्जा है। मतलब ट्रक तो उतना नहीं है मुंबई शहर के भीतर, लेकिन जो टैक्सी है, जो ऑटो है, जो प्राइवेट कार्स है, वो सारे जो है सड़कों पर, सारे सड़कों पर। अब आदमी के चलने के लिए कहीं जगह नहीं है। और आप जो कानून बना रहे हो वो आपने कहा कि हमने व्यवस्था ऐसी लाई, इसमें न्याय प्रणाली हम डेवलप कर रहे हैं। वो दंड देने के लिए कानून बना रहे थे, हमने न्याय करने के लिए कानून बनाया है, आपने यही कहा। अरे तो न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है सबसे कमजोर आदमी के साथ आप खड़े हो या नहीं हो। जो 10 लाख रुपए की बात कर रहे हो, वो कमजोर आदमी कौन देगा? जिसको 5 किलो अनाज दे रहे हो, ड्राइवरी कर रहा है, उसे 10 लाख रुपए लोगे आप। और आप कह रहे हो कि भागा कि नहीं भागा। अब बताइए, वो दरोगा जी के पास जा रहा था, किसी तरह जान बचा करके भागा होगा, चूंकि अब एक्सीडेंट हो जाएगा तो भीड़ जमा होगी, या भीड़ होगी तो मॉब लिंचिंग हो जाएगा, वो ट्रक जला दिया जाएगा, कार जला दी जाएगी, मोटरसाइकिल तोड़ दिया जाएगा और वो बेचारा भागेगा। तो अगर समझिए चला गया पुलिस स्टेशन, तो दरोगा जी कहेंगे कि तुम चल के नहीं आए हो, तुम भाग रहे थे, हमने पकड़ लिया है, अब लाओ 50,000 रुपए। फिर क्या करेंगे आप? तो ये जो न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय संहिता बना रहे हैं, क्या आपके देश की आम आदमी की जो क्षमता है वो इतने पैसे देने की है? दे पाएंगे? मुझे तो लगता है जब 60% लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं आपसे, बाकी राम भरोसे हैं, क्योंकि उनको भी जरूरत है कुछ ना कुछ। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो कर्ज लेना पड़ता है, जब पढ़ाई करनी होती है तो कर्ज लेना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना है तो कर्ज लेना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी करते हैं तो घूस देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। घूस देने के लिए कर्ज कहीं सुना है? हमारे देश में घूस देने के लिए कर्ज लेते हैं, और कई लोगों को जानते होंगे जो कर्ज बाकायदा ऑनलाइन कर्ज ये लेते हैं, घूस भी ऑनलाइन लेते हैं। उनको डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? कमीशन उनका सेट है, जाता है ऊपर तक। अब ऊपर चांद तक मत समझिएगा, चांद तक तो कोई जाता नहीं, वो चंद्रयान चला गया, वो इनकी वजह से, वो बात अलग है। तो दुखद बात ये है कि ये अब जो है, एक हमारे गांव में कहावत है, बिढ़नी के खोता में हाथ डालना। जी, ये बिढ़नी के खोता, मधुमक्खी बोलते हैं लोग आमतौर पे, लेकिन हम लोग क्या मधुमक्खियां है नहीं, क्योंकि जंगल का इलाका बिहार है नहीं, तो हम लोग का बिढ़नी बहुत होती है, लाल वाली और पीली वाली। तो लाल वाली बिढ़नी के अंदर जो है खोता में इन्होंने पत्थर मार दिया है। अब लाल वाली बिढ़नी जो है ना, वो दौड़ा के काटती। इनकी गति होने वाली है। बिहार की एक घटना आपको याद दिला दूं, आपने जो रेलवे वाले का जिक्र किया ना, रेलवे का आंदोलन हुआ था और बिहार में ट्रेन में आग लगा दी गई थी। बीजेपी के 2 दफ्तर जलाए गए थे, नए बने बड़े दफ्तर जी। और वो संकेत है इनके लिए, आप जो है अपने भक्तों के भरोसे देश में शासन नहीं कर पाओगे। और देश की जनता को, बड़ी आबादी को पता चल गया है कि आप जो है सारी संवैधानिक संस्थाओं को डरा करके, जिनके पास पैसे हैं उनको ईडी सीबीआई से डरा करके मजबूर कर रहे हो। लेकिन जो आम आदमी है वो जान रहा है कि आप लगातार मुसीबतें बढ़ा रहे हो। अभी समझो, ये जो हड़ताल हुई है, दूध जो है, दूध की किल्लत हो गई, दूध नहीं आ रहा है, मुंबई में सब्जी नहीं आ रही है, तो सब्जी का भाव बढ़ेगा, दूध का भाव बढ़ेगा, बाकी चीजों का भाव बढ़ेगा। और अभी ये 7 बजे मीटिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या मीटिंग करेंगे, क्योंकि सारे उनके पास वैसे ही लोग हैं जो उन्होंने 20 साल से सड़क देखी नहीं है, वीआईपी में चल रहे हैं, इनको खूब पैसा आ जा रहा है। तो इनको आम आदमी किस तरीके से जी रहा है
वो इनको अंदाजा नहीं है। ये इनको लग रहा है कि राम का जो राम सुधा रस बरसा रहे हैं, इनमें सब भीग करके सब दिवाली, अब 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। अरे यहाँ दिवाला निकला हुआ, तुम दिवाली मनवा रहे हो यार, कहाँ से आएगा? आपने देखा ना कि राम जो अयोध्या में कितने लाख दिए जलाए गए, वो सब लाख दिए का तेल निकल गया थोड़ी ही देर में, तेल लेकर के चले गए लोग। इतना वीडियो दिखाया गया, फिर भी इनको नहीं दिखता है। तो एक हमारे यहाँ और मैं कहता हूँ रतौंधी होती है हमारे यहाँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, लेकिन इनको दिनौंधी हो गया, इनको दिन में भी दिखना बंद हो गया है। इनको सिर्फ दिखता है कि हम फिर से आ रहे हैं 2024 में 400 के पार, फिर 2029 में कहेंगे 500 के पार। अगर कहीं इसी गणित में चले तो 2029 के बाद जो 34 आएगा वो बोलेंगे 1000 के पार, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान सब जीत लेंगे ये। तो ये खुशफहमी में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने सबको आंदोलन पे अच्छा किया, उतार दिया है, और आंदोलन पे उतार करके इनका जीना हराम कर देंगे। मुझे कोई ताजुब नहीं। आपने एक लाइन बोली ना कि मैं उकसा नहीं रहा हूँ, कोई उकसा नहीं रहा, ये खुद उकसा रहे हैं। बिड़नी के खोते में खुद पत्थर मार रहे हैं। किसी दिन पब्लिक वाकई बिगड़ गई तो इनके दफ्तर कहीं नजर नहीं आएंगे, इनका झंडा कहीं नजर नहीं आएगा। ये भारतवर्ष को जो है वो छोटा सा मोहल्ला समझ रहे हैं। ये भारतवर्ष छोटा मोहल्ला नहीं है, इसमें ढेर सारे भाषा भाषी लोग हैं, ढेर सारे धर्मों के लोग हैं, ढेर सारे विचारों के लोग हैं। एक विचार, एक देश, एक पताका, एक क्या क्या बोलते रहे। अरे बताइए, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको ठंड लग रही है, मैं मुंबई में बैठा हूं, मुझे गर्मी लग रही है। ये दो, दिल्ली और मुंबई का इतना अंतर है भाई साहब। पूरे देश में जाइएगा तो कितना अंतर है, ये कैसे एक बनाएंगे? तो मुझे लग रहा है कि ये आपने लिखा कि अब आंदोलनों से कैसे बचेगी बीजेपी। अब इनके पास बचने का रास्ता नहीं है, ये हर तरफ घिर गए हैं, और घिर इस तरह गए हैं कि इन्होंने जो भाट पाला है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो इनको यही दिखा रहे हैं। लेकिन वो तो तुरंत पलट जाएंगे, अपने उन नौकरों को भी हटा देंगे वो चैनल वाले। इनका क्या होगा? क्योंकि मूल तो आप ही, सामने तो आप ही हो। तो मुझे लग रहा है कि यह आंदोलन बहुत भयानक रूप लेगा। और अभी इसके बाद किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, रेलवे का आंदोलन शुरू हो रहा है, और इंडिया आंदोलन जो शुरू हो रहा है वो तो अलग कहानी है। बिल्कुल इंडिया आंदोलन मतलब इंडिया गठबंधन, और एक आंदोलन बिल्कुल जो न्याय यात्रा निकल रही है कांग्रेस पार्टी की, वो भी एक आंदोलन ही है। भारत जोड़ो यात्रा भी एक आंदोलन थी, और ये यात्रा भी एक जो निकल रही है, ये भी एक आंदोलन का ही रूप हम देखेंगे। लेकिन आंदोलनों से, मात्र आंदोलन से क्या देश में सब कुछ बदल जाएगा? बड़ा सवाल नहीं है। आंदोलन से बहुत कुछ बदला है, इसलिए उम्मीद कीजिए बिल्कुल बदल सकता है, और आंदोलन से ही सब कुछ होता है। आज़ादी के आंदोलन को आपने देखा होगा, तो आज़ादी के आंदोलन से लेकर ऐसे कई सारे आंदोलन हुए, आज़ाद भारत में कई सारे आंदोलन हुए। और 2 साल पीछे जाइए तो किसानों ने बहुत कुछ बदल दिया था, घुटने पर लाकर रख दिए थे किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? कानून बनाना, और अभी जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, जरा एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि कानून बनाए हैं आप, बहुत अच्छी बात है, कानून होना चाहिए, देश में कानून रहना चाहिए, संविधान है तो उसके साथ साथ कानून भी होना चाहिए। लेकिन कानून को किस हिसाब से आप बनाते हैं? क्या हिट एंड रन का कानून पहले नहीं था? पहले भी था, पहले 2 साल की सजा थी, अब आपने 10 साल की सजा कर दी, 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। यहां पर परेशानी है। और ये चाहे वो साइकिल चलाने वाला, चाहे मोटरसाइकिल चलाने वाला, चाहे ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चाहे ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो, चाहे टैक्सी वाले हैं वो, सबके लिए ये कानून लागू होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने गलती कर दी और वो भागा नहीं और उसको पकड़ के इतनी पिटाई कर दी है कि उसकी मौत हो गई, फिर क्या होगा? सरकार इसके लिए भी कानून बनाई है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। कानून हर चीज के लिए है, लेकिन क्या कोई मौत के मुंह में जाकर वहीं खड़ा रहेगा कि हाँ ठीक है आओ मुझे मारो? तो बहुत ऐसी चीजें हैं। और उसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि आपकी सड़कें कितनी सुरक्षित हैं, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कितने स्पीड ब्रेकर आपके हैं। बातें मैं दूसरी नहीं कह रहा हूं, स्पीड ब्रेकर ही देख लीजिए दिल्ली में। मुझे खुद लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, दिल्ली के जिस मोहल्ले में, वहां स्पीड ब्रेकर के कारण लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि बड़े ट्रक गुजरते थे तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती थी, और बाद में फाइनली उस स्पीड ब्रेकर को तोड़वाना पड़ा, और तोड़ के गए वो। लेकिन फिर अभी देख रहा हूं ऊंची ऊंची स्पीड ब्रेकर। ये स्पीड ब्रेकर जो है ये भी एक कारण है मौत के। सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं, बारिश आती है, उसमें लोग गड्ढों में गिर जाते हैं, मौत हो जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार के ऊपर केस होता है क्या? सरकार ने आज तक किसी को मुआवजे दिए क्या? ऐसे
तो सवाल तो बहुत हैं, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हमारे प्रशांत टंडन जी, अभी एक्सीडेंट हो गए, लेकिन इनसे पहले एक एक्सीडेंट प्रशांत जी का और हुआ था, शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। इस एक्सीडेंट से ठीक महीने भर पहले, मुझे जहां तक ध्यान है, और एक ऑटो से जा रहे थे और स्पीड ब्रेकर के कारण ये ऑटो से बाहर गिर गए थे। क्या प्रशांत जी मैं सही कह रहा हूं? और वो स्पीड ब्रेकर के कारण गिरे थे, जबरदस्त चोट आई थी इनको। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी? क्या अमित शाह लेंगे, गृह मंत्री देश के? क्या देश के प्रधानमंत्री लेंगे? क्या मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी है किसी के ऊपर या नहीं है? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब कौन देगा? इसीलिए हम यहां बैठकर इन सवालों को ढूंढते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। कुछ मुद्दों को रखना जरूरी है ताकि आप भी जागरूक बने। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि आंदोलन सिर्फ एक नहीं, ईवीएम, चलिए ट्रक ड्राइवरों हिट एंड रन को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज शक के दायरे में है, संदेह के घेरे में है, और उसको लेकर आज पिछले 6 महीने से विपक्ष चाह रहा है कि इलेक्शन कमीशन से हम मिलें, मुलाकात करें, अपना विरोध दर्शाएं, हम अपना संदेह जो है वो वहां तक अभिव्यक्त करें। आप मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा देश के, किस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं? तो यहां अगर आंदोलन कल को होता है तो ये आंदोलनकारी जो हैं वो देशद्रोही हैं। सवाल तो ऐसे ही किए जा रहे हैं, आज की तारीख में ऐसी बातें हो रही हैं। हम ये चर्चा कर रहे हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि आप सत्ता पक्ष के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इस देश की जनता के पक्ष में बात करना गुनाह है? इसलिए यह सवाल उठता है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अजय मिश्र टेनी नाम सुने होंगे आप सब, उनके सुपुत्र, और वह केस आज भी चल रहा है। 4 किसानों की मौत हो जाती है, 2 उसमें और होते हैं, टोटल 6 लोगों की मौत होती है। क्या हुआ आज तक? कोई पूछ सकता है? पहलवान लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, किसी ने जवाब दिया? क्योंकि सरकार में बैठे हुए हैं, तो हमारी सरकार है, हम चाहे जो करें। तो ये तो नहीं होता रहा ना पिछले 70 साल में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल तो पूछा जाएगा। सामने लोकसभा चुनाव है, तब तो और भी पूछा जाएगा कि आप ईवीएम से जो हम वोट देने जा रहे हैं, वो वोट हमारा, मैंने जिसको डाला वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, फिर आंदोलन और उसमें फंसती हुई या फंसता हुआ लोकतंत्र, जैसे हमारे साथी अनिल सिन्हा साहब कह रहे थे, इस लोकतंत्र को कैसे इस जाल से बाहर निकाला जाए? पहले तो बीजेपी के फंसने से पहले देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो गौरेला पेंड्रा के जंगलों में रहती है, गांधीवादी युवती है, लड़की है, वर्धा आश्रम में जाती है। उसका एक देखिए मैसेज आया है कि हमारे जंगल में रहती करके हमारे गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया है और यहाँ किसी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अब इसको हम कैसे हम जिला अस्पताल ले जाएं? देखिए, बहुत प्रत्यक्ष सीधे उदाहरण है कि इन हड़तालों से या इस तरीके के आंदोलनों से प्रभाव जो होता है सामान्य व्यक्ति पे किस प्रकार पड़ता है। कार्यकर्ता है, वो ले जाना चाहती है उसको, लेकिन वो बिल्कुल लाचार है वो, और वो देख रही है उस महिला को बिल्कुल कि उसके ऊपर असर हो रहा है सांप के काटने का। कह रहे कि किसी तरीके से जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को लाने के लिए कौन जिम्मेदार है ये तो देखा जाएगा। ड्राइवरों को, इनको किसी को भी आंदोलन करने का कोई शौक नहीं होता। आप आंदोलन करने के लिए जो है उनको मजबूर कर देते हैं। उसका कारण यह है कि लोकतंत्र में तो सारी व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है। इतनी बड़ी संसद बना के रखी गई है, आपको उस संसद से संतोष नहीं था तो आपने नया भवन बना दिया। और जाते समय ये कहा गया था कि आप जो भी बातें करना चाहे आप खुले मन से आइए और चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान था इन लोगों को, विपक्षी दलों को। आप जब संवाद के और बातचीत के सारे रास्तों को बंद कर देंगे तो आंदोलन के अलावा और क्या रास्ता रह जाएगा, ये सरकार खुद ही बता दे। कोर्ट्स में आपकी सुनवाई नहीं होती, प्रेस में आपकी सुनवाई नहीं है, विपक्षियों को आप निकाल बाहर करते हैं, 145 से 146 लोगों को आप निकाल बाहर करते हैं, तो आंदोलनों के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। ये बात तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन ये एक तरह से मुझे लगता है कि लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हो रहा है। ट्रक ड्राइवरों और क्लीनर, उनके ट्रांसपोर्टर जो है, ये कभी आंदोलन वगैरह में नहीं पड़ते क्योंकि इनके पास न तो उतना समय है, ये अपनी रोजी रोटी में लगे हुए हैं, और आंदोलनों जैसी चीजों में कैसे पढ़ सकते हैं जब वो ट्रक लेके जा रहे हैं। किसान हैं, ये क्यों आंदोलन भला करने लगे? लेकिन आप उनको मजबूर करते हैं, आप छात्रों को मजबूर कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप आंदोलन कीजिए, तभी आपका अस्तित्व बचा रहेगा। देखिए, वो एक आखिरी हथियार होता है कि आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी मांग को पूरा कराने के लिए, जब पूरे आप लाचार हो गए
तब इतने सारे लगभग 30 लाख ट्रकों का थम जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे तो पूरी सरकार को हिल जाना चाहिए था, सरकार को तुरंत एक्शन मोड में आना चाहिए था। इस तरीके की हड़तालें हमने पहले भी देखी है। आप बहुत सारे पुराने जो सीनियर जर्नलिस्ट हो जानते हैं, 1975 के आसपास जब पूरे के पूरे ट्रेनें रुक गई थी जॉर्ज फर्नांडिस के आह्वान पर, बसें रुक गई थी, टैक्सियां रुक गई थी, सब कुछ रुक गया था, लेकिन सरकार ने कभी भी वार्ता के रास्तों को बंद नहीं किया। लगातार वो मतलब आपातकाल के आसपास का समय था जब इंदिरा गांधी इतनी शक्तिशाली थी, लेकिन मुझे याद है उस समय भी वार्ताएं फिर भी जारी थी। रेलवे बोर्ड पे बात चल रही थी कि रेलवे को चालू किया जाए। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति का उभार जो है सबसे ज्यादा उस समय देश में, वो एक हाउसहोल्ड नेम बन थे जॉर्ज फर्नांडिस, हम सबको याद है वो चीजें जो है। तो वार्ता तो आप कीजिए, अगर आप पहले भी वार्ता नहीं करते, बाद में भी वार्ता नहीं करते, तो आप एक तरह से पूरे देश को अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसमें किसी का दोष मैं नहीं मानता, ये सरकार का अपना दोष है। उसका कारण यह है कि सरकार ने अपने आप को या तो पूरे तरीके से तानाशाह मान लिया है, और राहुल गांधी ने शहंशाह की जो उसे उपाधि दी है, शहंशाह तो वाकई जैसे 2014 में सत्ता में आए थे तभी से उनका व्यवहार आप देखिए तो किसी शहंशाह जैसा ही है। हालांकि वो खुद राहुल गांधी को कभी शहजादा कभी युवराज कहते रहते, लेकिन असली बात यह है कि आपके अंदर खुद वो सामंती प्रवृत्ति है, लोगों को कुचलने की एक तरह से जो है वो प्रवृत्ति है, उसी का प्रतिफल जो है आज हम देख रहे हैं। अब हम ये देखें कि इसकी उपयोगिता क्या है। निश्चित रूप से इसकी उपयोगिता है, होता यह है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास तो कभी आंदोलन के लिए उतरता नहीं है। बहुत एक याद होगा कुछ साल पहले तक बैंकों का बहुत बड़ा एक यूनियन हुआ करता था, जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा एक संगठन हुआ करता था। लगभग सभी का, कांग्रेस का अपना संगठन था, वामपंथी दलों का अपना था। सारे के सारे जितने भी संगठन है वो एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं या सारे के सारे शांत कर दिए गए हैं। लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी कम हो गई है कि 2014 के पहले तो हम अक्सर देखा करते थे कि हर दूसरे चौथे दिन कोई न कोई अपनी मांग को लेकर उतर रहा है और अपनी मांगों को पूरी करवा भी रहा है। ऐसा नहीं कि वो आंदोलन निष्फल नहीं जाया करते थे। आज ये हो गया कि आप करते रहिए। उसका कारण ये है कि लोकतंत्र के प्रति इन्हें न तो आस्था है और न तो जो सर्वहारा वर्ग है, जो डाउन ट्रोडन क्लास है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। अब आप देखिए जिस तरीके से किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई, शाहीन बाग आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई, वो मतलब मानवता की सारी हदों को लांघकर आप जो है लोगों के साथ वैसा बर्ताव कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पर मामला जो अटका हुआ है, चुनाव सामने है, ये बात तो आप कह रहे हैं, बात सही है, लेकिन चुनाव से भी ज्यादा डर चुनाव का मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा डर है। उसका कारण ये है, अगर आप फेसबुक पे जाइए, अभी मैंने केवल एक ये पोस्ट डाली कि मैं बस ड्राइवरों के साथ हूँ। अब आप उसमें जाके कमेंट पढ़ लिए कि किस प्रकार से जो है लोग लामबंद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो मुझे ही मतलब मेरी ही मॉब लिंचिंग कर देंगे या मुझे किसी ट्रक पे बैठाकर भेज देंगे, इस तरीके का हो गया। अभी वो तत्व भी पूर्णतः खत्म नहीं हुए हैं। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि 30 लाख जो ड्राइवर और क्लीनर जो है सड़क पर उतर जाएंगे, तो वो जो दूसरा पक्ष है जो किसानों को खालिस्तानी बोलता था और जो शाहीन बाग आंदोलन वालों को बोलता था कि बिरयानी खा के 500 रुपए में बैठे हुए हैं, जेएनयू को बम से उड़ा देने की बात करता था, वो सारे तत्व अभी जिंदा हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुए। असली बात यह है कि अब आपको दबाव जो है उन लोगों पर, उन तत्वों पे नहीं डालना है। देखिए बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए, मुझे ऐसा लगता है पिछले 5-6 सालों में, कि जब आंदोलनकारी जो है ज्यादातर ट्रोल आर्मी के साथ लड़ाई करते अपना समय बिता दिया उसने, जबकि उसे लड़ना चाहिए था सरकारों के साथ। तो अब जो है बस ड्राइवरों ने और जो क्लीनर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लगभग देश में उसके हर राज्यों में उपस्थिति है, वो अब जो सड़क पे आए हैं, इसका निश्चित रूप से एक असर होगा। हम सबको धैर्य रखने की बात है और उनके ये बताने की जरूरत है कि हम सब आपके साथ हैं, आप निश्चित रूप से लड़िए, जीतिए। और इस तरीके से अगर किसान आंदोलन की सफलता के बाद ये आंदोलन सफल होता है राजीव जी, तो लोगों को एक मार्ग मिल जाएगा और वो जान जाएंगे कि आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। ये देश को समझ लेना चाहिए, जिसके भी साथ अन्याय हो रहा है वो इस बात को अच्छे से गांठ बांध ले। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद अगर ये आंदोलन सफल हो जाता है, किसान आंदोलन में बीजेपी को, मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और इसके बाद यहां भी अगर घुटने टेकने पड़ गए, तो फिर इसके बाद 2024 का चुनाव बहुत मजेदार होने वाला है। आंदोलन और 2 दिन 3 दिन बाद अभी एक आंदोलन हम उसकी शुरुआत देखेंगे, बीजारोपण देखेंगे ईवीएम के लिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है ये आंदोलन अभी बढ़ेगा और चूंकि अभी जो इसकी शुरुआत हुई है वो
एक तरीके से कहा जाए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ से इसकी अभी शुरुआत हुई है, या बस ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ से शुरुआत हुई, यानी कि जो एक तरीके से कहा जाए कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ड्राइवर्स की तरफ से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन ये कानून प्रभावित करेगा सभी को, फिर चाहे वो बाइक चलाने वाले हों, फिर चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे वो कार चलाने वाले हों, कोई भी हो, मतलब जो भी ड्राइविंग करता है उसको सबको लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है ट्रक ड्राइवर्स के लिए या बसों के लिए ही है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि ये इसमें रोड सेफ्टी का तो कहीं कोई ख्याल है ही नहीं, रोड सेफ्टी की इसमें बात है ही नहीं, बस केवल किसी तरीके से क्रिमिनलाइज करना है, पुलिस स्टेट में बदलने की जो बातें हैं पुलिस स्टेट में बदलने की बातें हैं इसमें इस कानून में, और कुछ नहीं है। अगर सड़क सुरक्षा की बात होती तो सरकार ने पिछले दिनों में सड़क सुरक्षा के बजट में कितनी बढ़ोतरी की है, बस सरकार बताए, एक श्वेत पत्र जारी करे कि पिछले 10 सालों में सड़क सुरक्षा को लेकर के सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस पे सरकार जवाब दे, और आगे क्या कदम उठाने जा रही है इस पे जवाब दे। सिर्फ कानून बनाने या कानून बदलने से जो है सड़क सुरक्षा हो जाएगी, मुझे लगता है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सड़क सुरक्षा को लेकर के और जो तरीके अपनाए जाने चाहिए वो अपनाए जाने चाहिए थे। फुटपाथ की बात हो रही राजीव जी, पूरे देश में अब कहीं फुटपाथ नहीं बचे, और पहले सड़कें बनती थी तो पहले फुटपाथ और नाली निकाली जाती थी, अब ना नालियां कहीं दिखती हैं और ना कहीं आपको फुटपाथ दिखता है, तो आखिर नालियां फुटपाथ कहाँ चले जा रहे हैं, कौन खा जा रहा है इनको? फिर आप रोना रोते हैं कि साहब गंदगी हो रही है और अतिक्रमण हो रहा है। तो जब आपने अपने विकास की जो आपने अवधारणा तैयार की है, जिसको आप विकास कह रहे हैं, उसमें आपने जो महत्वपूर्ण चीजें थी आपने उन्हीं को नहीं रखा है। तो ये कुल मिलाकर के आपके विकास का जो नक्शा है उसके अंदर कमी है, ये लोगों की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को जो है पुनर्विचार करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो जैसा दिन में खरी में भी मैंने कहा था, फिर मैं उसी बात को आना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है कानून तो बना के ले आती है, लेकिन जिनके लिए कानून लेकर के आती है उनसे पूछती नहीं है, और कहती है कि इनकी भलाई के लिए लेकर के आ रहे हैं, और जिसकी भलाई बताती है उसके खिलाफ ही लेकर के सारे कानून लेकर के आती है, और बताती है कि आपकी भलाई के लिए लेके आ रहे हैं। बातें करेगी विकास की और करेगी विनाश, बताएगी किसानों के सबके फायदे के लिए कानून लेकर के आ रहे हैं, करेगी किसानों का सत्यानाश। तो ये सारी चीजें इस सरकार के अंदर है। इनको कौन बुद्धि देता है, और या इनके पास इतनी ज्यादा खुद बुद्धि आ गई है। अब दिव्य ज्ञान तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब दिव्य का मतलब दूसरा बना दिया है मोदी जी ने कि इनके पास दिव्य ज्ञान है, तो अब दिव्य ज्ञान तो नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरा अर्थ चला जाएगा उसका। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि सरकार को सरकार की तरीके से काम करना चाहिए, तानाशाही की तरीके से नहीं करना चाहिए। इस मसले पे भी अगर देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि विपक्ष को बाहर कर दिया गया, और बात यही है कि आपको ये सारे कानून पास कराने थे, इसीलिए आप अब ये मतलब शक होता है कि जो संसद के अंदर जो घटना हुई वो स्मोक गन वाली, क्या वो संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था? उसके जरिए फिर आपने सांसदों को निलंबित किया थोक के भाव में, और उसके बाद आपने आनंद फानंद में बिना किसी परिचर्चा के विपक्ष के अनुपस्थिति में आपने ये कानून पास करा लिए, ताकि जनता तक सही सूचना नहीं पहुंचने पाए। आज भी जनता के पास ये सूचनाएं नहीं है कि ये कानून जो है किस तरीके से सारे वाहन चालकों को प्रभावित करेगा। चूंकि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पे, तो लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो कानून सब बनाए गए हैं वो जनता को एक तरीके से पुलिस के शिकंजे में कसने की सब चालें हैं, उसके तहत ये सब कानून बनाया गया और विपक्ष को बाहर कर दिया गया, ताकि लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाने ना पाए, और लोग इसी तरफ जाए कि साहब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही है और विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। ध्यान आपने उधर लगाया और आपने इस तरीके से काले कानून पास करा लिए। अब जो आंदोलन की बात हो रही है राजीव जी की, बीजेपी कैसे बचेगी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आंदोलन तो बीजेपी पास खुद है, राम मंदिर। उससे बड़े आंदोलन की क्या आवश्यकता है? लेकिन इन राम मंदिर के आंदोलन का जवाब जो मुझे लगता है ये इस तरीके के आंदोलन होंगे, और इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि भी जो है वो ये सरकार ही बना रही है, कोई दूसरा नहीं बना रहा है। अगर आज ये ड्राइवर्स का आंदोलन खड़ा हो रहा है तो ये अपने आप खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसकी भूमिका तैयार की है। आप ऐसे कानून लेकर के आए, उन कानूनों के विरोध में आंदोलन तैयार हो रहा है। ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन तैयार हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग उसमें हीला हवाली कर रहा है, बातें बना रहा है। आप विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, अगर विपक्ष आपसे समय मांग रहा है। तो ये आंदोलन जो तैयार हो रहे हैं, जो सरकार के लिए एक मुसीबत बनने वाले हैं, मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन के अंदर ही ये सब आंदोलन जो है, तो इनकी भूमिका सरकार ने तैयार की है। अब ये सरकार को देखना है कि वो आंदोलन से निपटती है या अपना राम मंदिर आंदोलन में आकर के चलती है। और अब उसके दिमाग में कोई ऐसा मौजूद है, वो ये सोचती है कि राम मंदिर का आंदोलन चला करके वो सारे आंदोलन को दबा देगी, तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, वो सोचते रहे। लेकिन मुझे लगता है राजीव जी की जनता जो है अब वो एकजुट हो रही है, और धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है कि इस तरीके के काले कानून ला करके जनता के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिशें हो रही हैं, और डेमोक्रेसी को किसी न किसी तरीके से खत्म करने की कोशिशें हैं राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं, और एक सवाल
ये पहले आया भी, हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि अगर ये आंदोलन सफल हो जाता है तो इसके आगे अगर किसान, क्योंकि देखिए किसानों के आंदोलन के बाद ट्रक ड्राइवर्स का आंदोलन और ये अगर बढ़ जाता है तब भी बहुत सारी मुसीबतें आएंगी और मुसीबतों को झेलना देश की जनता सबसे पहले उन मुसीबत, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बता भी रहे थे कि कैसे प्रभावित जो है उसने अभी भेजा है, इनको मैसेज भेजा है कि कैसे हम लेके जाएं, सांप काटने के बाद उस जो प्रभावित है उसको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं दबना तो होगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो थे वो दिल्ली के 3 अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे और देश के अलग अलग जगहों पे आंदोलन कर रहे थे। उतना प्रभाव उस ढंग से नहीं था जैसा ट्रक ड्राइवर्स का जो हम देख रहे हैं कि सामान आना बंद हो जाए तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ अगर घुटने टेक देती है बीजेपी तो फिर देश की सियासत में और आंदोलनों को हम देखेंगे। ईवीएम के आंदोलन की बात चल ही रही है, किसान अपनी मांग लेकर के आने वाले समय में सड़कों पे होंगे ही। रेलवे कर्मचारी संघ जो हैं वो आंदोलित हैं और छात्र युवा खासकर जो अग्निवीर से प्रभावित हैं, वो प्रभावित निगेटिव वे में कह रहा हूँ मैं, वो हैं जो आकर के राहुल गांधी से मिले थे। ऐसे लोगों का आंदोलन, ऐसे युवाओं का आंदोलन, तो देश में अगले 2-3 महीने क्या ऐसे उथल पुथल, और उसमें भी अगर इस आंदोलन, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस इसी आंदोलन पे है अभी, हमारा आपका हम सबका, यहां से फिर राजनीति की बात अगर की जाए तो कैसे देखा जाए इसको? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तरफ से नहीं, आपकी तरफ से होगा। जी अब ठीक है। हेलो, ठीक है। जी राजीव जी, हमारा देश पिछले कई सालों से लगातार आंदोलनरत ही है। हर 2-4-6 महीने में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि समाज के पेट में आलोड़न होता है, मरोड़ उठती है। सरकार जैसे तैसे उससे निपटने की कोशिश करती है। जो 3 तरीके मैंने बताए थे वही तरीके इसमें अपनाए जाएंगे। लेकिन ये आंदोलन इसलिए बहुत बड़ा और व्यापक होने जा रहा है कि ये अकेले उनके अपने कारोबार तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें हम लोग लगातार सिर्फ ट्रक ड्राइवर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यात्री बसों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, इंदौर भोपाल हजारों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर के बीच या छोटे छोटे जिलों के बीच में सारी बसों के चक्के थमे हुए हैं। यात्री कितनी बड़ी संख्या में परेशान है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। स्कूली बसें बंद हैं। भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, स्कूल के संचालकों ने कह दिया आप अपने वाहन से बच्चों को स्कूल छोड़ जाइए। कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? आप विश्वास कीजिए, भोपाल में सरकारी गाड़ियों तक को आंदोलनकारियों ने रोका है आज, क्योंकि इस वक्त तमाम प्रदेशों में जो सरकारी विभाग है उनके पास भी टैक्सी कोटे की गाड़ियां होती हैं। सरकार अब गाड़ियां खरीदना बंद कर चुकी है। उन्हें तक ड्राइवरों को रोकने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, तुम गाड़ी चला रहे हो। यद्यपि उनमें बैठे हुए अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि हम लोग तो सरकारी अधिकारी हैं, गाड़ी प्राइवेट लगी हुई अलग बात है। यह समस्या अगर 2-3 दिन और चल गई, यह आंदोलन 2-3 दिन और चल गया तो निश्चित तौर पर भारत सरकार, मोदी सरकार के माथे पर शिकन आ जाएगी। इसका संदेश बहुत दूरगामी होगा। एक मैं दूसरा मानवीय पक्ष रखना चाहता हूं इस कानून को लेकर, हिट एंड रन को लेकर, जो संकेतों में थोड़ा सा शुरू में प्रशांत जी ने कहा था। हमारा पूरा देश इस वक्त एक अजीब से हिंसक मूड में है। आप देखिए, देश की राजधानी से लेकर महानगरों में जिस तरह रोड रेज की घटनाएं होती हैं, उसमें तो कोई भागता नहीं है ना। 2 गाड़ियां टकराती, बड़ी बड़ी WBM और मर्सिडीज टकरा रही हैं। दोनों के मालिक सड़कों पर उतर के कई बार हत्या कर रहे हैं एक दूसरे की। लोग गंभीर रूप से, अभी दिल्ली की घटना है जिसमें वर्दीधारी लोग किसी गाड़ी वाले को मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसकी गाड़ी पीछे से टकरा गई थी आगे उसकी गाड़ी। वो वीडियो परसों गई है। तो समाज के भीतर गुस्सा इतना ज्यादा है, इतनी उत्तेजना है कि वो छोटी छोटी घटनाओं को अंतिम पायदान तक ले जाती है। तो क्या ये कानून बनाते समय लोगों ने, कानून बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि जिस गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं, अगर वो वहां रुक गया तो निश्चित तौर पर उसको भीड़ की हिंसा का शिकार होना ही होगा। कोई उसे नहीं छोड़ देगा ऑन द स्पॉट। लोग उसकी गलती है या नहीं है ये सुनने की मोहलत भी उसे नहीं देंगे, ये बताने की मोहलत भी उसे नहीं दी जाएगी।
जी। तो जब इस तरह की घटनाएं होंगी और आंदोलन बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं आप जो चुनावी मोड की बात कर रहे हैं, आगे चलकर चुनाव भी है 3-4 महीने के बाद, विपक्ष जिस तरह एकजुट हो रहा है, लामबंद हो रहा है, ऐसे आंदोलन अगर बढ़ते रहे, इसकी परिणति चुनाव में देखने को मिल सकती है। यद्यपि अभी भी सत्ता में बैठे लोगों के पास राम नाम की एक वैतरणी है, राम नाम की एक नौका है, जिससे वे चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। लेकिन ये जो बाकी के सारे आंदोलन है, क्या ये रामनामी माला की जो गति है, उसको माला फेरने का जो इनका गुड़िया फेरने का जो तंत्र है, उसे रोक पाएंगे? ये असली अग्नि परीक्षा है। ये आंदोलन अगले कितने दिन चलते हैं, ईवीएम वाला आंदोलन आप बार बार दोहराएं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन भारत का निर्वाचन आयोग और सरकार एक तरह से बिल्कुल चुप्पी खाकर, गुड़ खाकर बैठी हुई है, उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील चैलेंज कर रहे हैं, तकनीकी लोग आकर डेमो दिखा रहे हैं कि इस तरह से हैक हो सकता है। ये बड़े मुद्दे हैं। देखना ये होगा कि ये फरवरी मार्च तक, खास तौर से रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो जो टेम्पो बनेगा, उसको कितना रोकने का काम कर पाएंगे आंदोलन। असली अग्नि परीक्षा 22 जनवरी के बाद होनी है। जी राजीव, आपके मध्य प्रदेश से ही एक वीडियो है, जरा उसको दिखाना चाहता हूं। और उसमें शाजापुर जिले के कलेक्टर साहब हैं, वो ट्रक ड्राइवर से कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारी। तो ट्रक ड्राइवर कह रहा है यही तो लड़ाई है साहब कि हमारी कोई औकात नहीं है। जरा सुन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुन लेते हैं, सुनाइए जरा। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे नहीं। तो ये सीधे धमकी है डॉक्टर साहब, ये आप देख रहे हैं सीधे धमकी है। मध्य प्रदेश का आप जिक्र कर रहे थे और कलेक्टर साहब जो हैं वो सीधे धमका रहे हैं और ट्रक ड्राइवर्स जो आए हुए हैं जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यही तो लड़ाई है साहब कि हमारी कोई औकात नहीं है। ये छोटी मोटी बात नहीं है और इसकी गंभीरता को समझना होगा और यहीं से हो ना हो ये लड़ाई कहीं आगे ना बढ़ जाए। और कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं अनिल सिन्हा साहब इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, और इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी कि इसके बाद, क्योंकि 1 तारीख कल और 1 तारीख से हमने शुरुआत देखी और इसका मतलब है कि अगर आगाज़ ऐसा है तो अंजाम क्या होगा जो कहते हैं, वो अंजाम शायद कुछ और दिखाई दे रहा है। कैसे आप देखते हैं इसको? ये देखिए, वो जो बोल रहे हैं और बुलडोजर वाला, वो ये बुलडोजर वाली जो संस्कृति है और जो शासन है उसी का रिफ्लेक्शन है। साफ उससे कह रहा है तुम्हारी औकात क्या है। बताइए, एक नागरिक का वही है कि इसने जो नागरिक जो है हिंदुस्तान का, उसको नागरिक मतलब मानने से इनकार कर दिया है। लोकतंत्र की यही जगह हो गई है और ये उसको सबको लाभार्थी बना दिया है। इसीलिए किसी का कोई औकात ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा असहमत हूं इस मामले में कि आपको लग रहा है कि घुटने टेकने की बात, अभी तक जो इनका रिकॉर्ड है, जो पैटर्न है, उसमें इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी है और देश को जितना भी नुकसान हो सकता है होने दिया है। मणिपुर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। अभी भी आज रोज आप खबर, अभी वहां फिर कर्फ्यू लग गई है घाटी में, इम्फाल की घाटी में। तो इसीलिए ये कभी मान जाएंगे, इसका मुझको नहीं लगता। ये रिप्रेशन कुछ करेंगे और क्रिमिनलाइज करेंगे ड्राइवर्स को और लोगों को ऐसा ही मॉब तैयार करेंगे जो लोग कहेंगे कि ये देखिए यही ड्राइवर्स लोग जो है ये बदमाशी कर रहा है। तो इसीलिए नैरेटिव, और इसके पीछे बस लास्ट मेरा मतलब सेट ये है, मतलब ये गोदी मीडिया का, वो उसी की ताकत से ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो नैरेटिव बनने ही नहीं दे रहा है। तो वो चालू रहेगा। ये मुझको नहीं लगता कि ये तुरंत मानने वाले हैं, लोग कितना भी परेशान हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल सिन्हा साहब, और आप बिल्कुल, आपकी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये उदाहरण एग्जाम्पल जो आपने दिया मणिपुर का, वो बहुत ही सटीक है। और आज की तारीख में तो देखें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, नहीं बोलना तो नहीं बोलना है, चाहे उसके लिए आपकी सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ही क्यों ना आ जाए। 2.5 मिनट में निपटा दिए, 2.5 घंटा भाषण देके।
तो छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके बाद कानून तैयार होता है, कुछ कानून बनाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, लेकिन उस कानून पर जितने भी बोलने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग, उस पर आवाज़ उठाने वाले लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं और जो आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट पहलू रख रहे हैं। घुटने टेकती नहीं दिख रही है सरकार, ये कह सकते हैं। अपने सेंटेंस को सुधार रहा हूं। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए? प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर ये आंदोलन लंबा चलता है, हमारे एक साथी ये सवाल भी पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसको रोकने की साजिश है ये? नहीं, मुझे लगता नहीं राजीव जी। नहीं। और देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो ये आवारा संसद जो है, ये 150 विपक्षी सांसदों को बाहर करती है और एक जन विरोधी कानून लागू करती है, पास करती है जी। ये आवारापन की निशानी है, ये तानाशाही की निशानी है। और इसलिए सड़कें सूनी होना जो है वो लोकतंत्र के लिए जो है वो एक अपशकुन है, एक बुरी बात है। सड़कें आबाद रहनी चाहिए। ये भारत की आज़ादी भी आंदोलन से ही मिली है। जब इमरजेंसी लगी तो भी एक आंदोलन ही चला था, जयप्रकाश नारायण का। बिल्कुल। और एक फर्जी मोदी सरकार भी एक फर्जी आंदोलन के ही प्रोडक्ट हैं। जिस आंदोलन से मोदी जी सरकार सत्ता में आ गए, वो भी एक आंदोलन था, अन्ना आंदोलन। तो आंदोलन बहुत आवश्यक है। अब सवाल ये है कि अगर आंदोलन नहीं होंगे तो इस देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना और संसद को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब इस टकस आंदोलन के खिलाफ साजिशें होंगी, जैसा अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं, बिल्कुल होंगी। ये गोदी मीडिया ही करेगा। शुरू हो गया है, ये कहना शुरू हो गया है कि ये राम मंदिर के खिलाफ आंदोलन है। लेकिन इनको सबक देना चाहिए किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन ने 2 काम बहुत बढ़िया किए थे। एक, मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया था और अपना एक मजबूत सोशल मीडिया चलाया था। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर जब शुरू में आपने ट्रकर्स के वीडियो चलाए, और बहुत सारे ट्रकर्स ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको तुरंत इस पे एक्टिव होना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। दूसरा कि ये जो गोदी मीडिया या ये मीडिया और मिडिल क्लास, देखिए मिडिल क्लास कभी भी इस देश की लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कभी नहीं खड़ा हुआ। मुझे याद है राजीव जी, इमरजेंसी में भी मिडिल क्लास बहुत खुश था जब तक नसबंदी का इनके ऊपर बिजली नहीं गिर गई। ये अंग्रेज के भी हिमायती थे। तो इस मिडिल क्लास का कोई, आप गांधी जी की या आज़ादी के आंदोलन की तस्वीरें देखिए, दांडी यात्रा की, वो गांधी जी के पीछे मिडिल क्लास नहीं है, गांव के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। ये किसान मजदूर ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, मिडिल क्लास ने नहीं लड़ी है। ये मिडिल क्लास व्हाट्सएप के गलत झूठी सूचनाएं लेकर सुबह पार्कों में अफवाहें फैलाता है। इसके अलावा इस मिडिल क्लास का कोई काम नहीं रह गया है। तो मिडिल क्लास से कैसे लड़ा जाए, कैसे इस मीडिया से लड़ा जाए जो कि फासिस्ट के प्रवृत्ति का मीडिया है, इसका बहुत बढ़िया टेम्पलेट किसान आंदोलन ने हमको दिया। और दूसरी की बेरोजगारी, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बड़े जो है वो उनका रेलिवेंस है आज की तारीख में कि सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा होती है, फिर जन विरोधी कार्यक्रम बनते हैं, सरकारें जन विरोधी हो जाती हैं। इसलिए ये आंदोलन को मुझे लगता नहीं कि सरकार इसका दमन कर पाएगी।
और इसका व्यापक असर होगा। किसानों के आंदोलन का लिमिटेड असर था। और दूसरी चीज राजीव जी कि किसान या ट्रकर्स या मजदूर या छात्र, इन सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। ये जो जिस छात्रा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया और जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई लंबे समय तक और अंत में बच भी जाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे सामने एक जीता जाता उदाहरण है कि कैसे हिस्ट्री सीटर ओलंपियंस को तिरस्कृत करके बचा हुआ है। तो सबको एक खाना पड़ेगा लोकतंत्र संविधान के नागरिकों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए। तो ट्रकर्स की लड़ाई अकेले जी प्रशांत जी का वीडियो डाउन हो गया है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट के लिए जल्दी से आना चाहता हूं। धनंजय जी, अब यहां से देश की राजनीति और उस राजनीति में आंदोलनों का प्रभाव कितना ज्यादा आप देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। लोकतंत्र का मतलब ही आंदोलन होता है। राजतंत्र में जब आंदोलन हो जाते हैं तो ये तो लोकतंत्र है। ढेर सारे दुनिया के राजतंत्र जहां थे वहां लोग सड़कों पे आए और निपटा दिया उनको, राजाओं को निपटा दिया। और ये तो लोकतंत्र है। यहाँ तो 150 सांसद या 250 सांसद विरोधी पक्ष के हैं, और जो इनके नेता है या जो नेता के सलाहकार हैं उनके बगल में बैठे हुए लोग, जो हो सकता है कुछ ड्राइवर होंगे जो इनके विरोधी होंगे। आस्तीन में सांप जो है केवल गलत जगह नहीं पलते, इन लोगों के जगह भी पलते हैं। और अक्सर ऐसे लोग उन्हीं के शिकार बनते हैं, जो आस्तीन में सांप होते हैं वही काटते। तो एक जो प्रेम बांटने वाला जो हमारा लोकतंत्र हमने गढ़ा कि जिसमें प्रेम बटेगा, प्रेम से सब चीजें होंगी, सब मिल करके रहेंगे, ये तो उल्टे ही नोट पे हैं। ये कह रहे हैं प्रेम से कुछ होता नहीं है, नफरत से सारा होता है। हम सबका दमन कर देंगे, सबको दबा देंगे, सबके बदले हम ही फैसले लेंगे, सबके बदले हम ही खाएंगे, सबके बदले हम ही जिएंगे, ये वही कह रहे हैं। और तुम जो है राम भरोसे रहना। राम जी का मंदिर बना दिया है, वहां प्रसाद बटेगा, वहां बैठना। गांव गांव में मंदिर ऑलरेडी बने हुए हैं। हमारे गांव में तो 7 मंदिर बने हैं, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। लेकिन वो 7 मंदिर में अब किसी को भोजन नहीं मिलता है। वो इतना सा प्रसाद से क्या होगा। यहाँ जो है हमारे मुंबई में भी मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, हरे रामा हरे कृष्णा। शाम में जाइएगा, 1 कटोरी जो है वो खाने को मिलता है प्रसाद, उससे पेट भरेगा क्या? सबको काम करना पड़ता है। और मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। चढ़ावा कहाँ से चढ़ेगा? जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं बेचारा, वो चढ़ाने के लिए कहाँ से जाएंगे? तो मुझे लगता है आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। और एक इनका क्या है, ये कितना डरा सकते हैं वो देख लिया लोगों ने। मणिपुर में देखा, दिल्ली में देखा, किसानों ने देखा, रेलवे की यूनियन वालों ने भी देखा। जो कह रहे थे हमारे दीपक भाई कि रेलवे यूनियन और बैंक यूनियन और फलाना यूनियन, ये तमाम यूनियन के लोग अब जान रहे हैं कि भाई बिना लड़े काम चलेगा नहीं तो सबकी नौकरियां खा जाएगा ही, सब अडानी को पहुंचा देगा। लेकिन अडानी के पास नौकरियां हैं नहीं, क्योंकि अडानी तो अंगूर बेच रहे हैं, अडानी तेल बेच रहे हैं। तो जो अंगूर केला संतरा बेचने वाले उद्योगपतियों के भक्ति में लगे हुए हैं, वो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? कौन से कंपनी इंडस्ट्री लगा रही है? कहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है? ये तो पूछने वाली बात है। अब ये देखिए कि ये जो अमूल दूध बंबई आता था, दूसरे और सामान सब्जियां नासिक से आती थी, वो सब अटक गई है। किसानों को नुकसान, आढ़तियों को नुकसान, कंपनियों को नुकसान। तो मुझे लगता है ये आंदोलन थमेगा नहीं राजीव भाई, आंदोलन बढ़ने वाला है। और ये आंदोलन तभी जाके थमेगा जब जो है लोकतांत्रिक सरकार हमारे देश में आएगी। बिना लोकतांत्रिक सरकार के अभी आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबको बदनाम किया है। कोई नहीं है जो बदनाम नहीं है, केवल ये जो मुफ्त के खोर है, मुफ्त खोर, जो तरह तरह के पदों पे जो आपने बिठाया, जिस कलेक्टर को आपने दिखाया वीडियो में कि कलेक्टर कह रहा तुम्हारी हैसियत क्या है। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है भाई? वो तो अपने दम पे वो 10 दिन बेरोजगार रह के भी जी सकता है। तुम्हारी 2 दिन सस्पेंशन हो जाएगा तो आधी सैलरी चली जाएगी, फिर टहलते नजर आओगे। तो ये अधिकारियों को इतनी ताकत कहां से आई? किसने दी ये ताकत? ये इन्हीं सरकारों ने दिया कि हमारी भक्ति करो, हम तुमको ताकतवर बनाएंगे।
अब इन सारे अधिकारियों की ताकत छीनने की जरूरत है। ऐसा लोकतांत्रिक सरकार बने जो नागरिकों को सबसे ज्यादा इज्जत दे। नागरिकों के दम पे सब है। टैक्स कौन भर रहा है? ये देश किसका है? अफसरों का देश है, मंत्रियों का देश है, या देश नागरिकों का है? तो नागरिकों को ये आंदोलन ही नागरिकों को जगाएगा, और मुझे लगता है जितना दमन करेंगे उतना आंदोलन बढ़ेगा और कल के इनके गले में सांप बन के लटक जाएगा। जी बिल्कुल। आने वाला जो कल का दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये आंदोलन रुकता है या आगे बढ़ता है? अभी से थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय के साथ ट्रक ड्राइवर्स जो हैं उनके ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन, दूसरा जो अभी हड़ताल पे नहीं गया है, एसोसिएशन की तरफ से कोई भी हड़ताल नहीं हुई है। हड़ताल जो है वो स्ट्राइक जो है वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ चालकों की तरफ से। इनका एसोसिएशन अभी नहीं कूदा है। अगर वो कूद जाएगा तो फिर परिस्थितियां देश में कैसी भयावह हो सकती हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी गृह मंत्रालय में इसकी बैठक चल रही है गृह सचिव के साथ में, और उस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है वो देखेंगे हम। और अगला 24 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस देश के लिहाज से, इस देश के लोकतंत्र के लिहाज से, और आम जन जो हैं उनके लिहाज से भी। क्या सरकार यहां पीछे हटेगी या आगे बढ़ेगी जैसे बढ़ चुकी है? आंदोलन को लेकर भी कानून बनाए गए हैं, क्या उसकी आड़ में आंदोलन को कुचलने की कोशिश होगी? तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कल शाम जब हम चर्चा में बैठेंगे। तो आज बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए धनंजय जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, अनिल सिन्हा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका